हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट सीए साहिल मित्तल एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग हमारा नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑडिट एविडेंस, उसको समझेंगे, देखेंगे कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है। हाँ जी सर, आज हम लोग जेम्स बॉन्ड बनेंगे क्या? बिल्कुल सही समझ रहे हो। आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे, मतलब सबूत का मतलब क्या होता है। सबूतों, आपने सुना होगा ना, सबूतों के आधार पर, ठीक है। तो जैसे जेम्स बॉन्ड सबूत इकट्ठा करता है, वैसे आप एज ए ऑडिटर कुछ ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करते हो जिसके बेसिस पर आप ये बोलते हो कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हमने ओपिनियन सीखा था लास्ट कॉन्सेप्ट में कि सर डिफरेंट टाइप के ओपिनियन होते हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियन होते हैं, जैसे क्लीन ओपिनियन या जिसको आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन बोलते हो, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो हम ओपिनियन कैसे देते हैं? मन से देते हैं क्या? आंखें बंद करते हैं और ओपिनियन आ जाता है क्या दिमाग में? नहीं सर, हम लोग अपने प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स। वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट प्रोसीजर कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। उन प्रोसीजर्स के बेस पे हमें सर ऑडिट एविडेंस मिलते हैं और उस एविडेंस के आधार पर, उन एविडेंस के बेसिस पर हम अपने कंक्लूजन निकालते हैं और अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमें पहले ये तो पता हो कि सर वो ऑडिट एविडेंस है क्या। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना ऑडिट एविडेंस। ये वैसे आपका SA 500 एक स्टैंडर्ड है, SA 500 इसके ऊपर कंप्लीट जो ऑडिट एविडेंस के बारे में आपको समझाता है, सिखाता है कि ऑडिट एविडेंस क्या है, कैसे कैसे आप कलेक्ट करते हो ऑडिट एविडेंस, कितने टाइप का आपको ऑडिट एविडेंस होता है, और वो सारी डिटेल्स आपकी स्टैंडर्ड में दी हुई है। बट बिकॉज ये बेसिक कॉन्सेप्ट की आपकी क्लासेस हैं, तो यहां पर मैं आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट, अगेन फिर से बता रहा हूं कि कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कीवर्ड्स, उनका मतलब आपको समझा देना चाहता हूं, ताकि ये वर्ड जो आपके बार बार आने वाले हैं स्टैंडर्ड्स में, चैप्टर्स में, तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो, आपको ये ना लगे कि हमें तो इसका मतलब ही नहीं पता ये है क्या। तभी तो आगे तभी तो जाएंगे जब पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब पता हो। तो ऑडिट एविडेंस वर्ड आपका बहुत जगह पे यूज होगा, स्टैंडर्ड्स में, स्टार्टिंग के स्टैंडर्ड्स में यूज होगा, चैप्टर्स में यूज होगा। तो पहले हम इसको आज समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है सर। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये कॉन्सेप्ट ऑडिट एविडेंस। एक बार प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे। जय श्री राधे सर। आइए सर, ऑडिट एविडेंस आप मेरे साथ डिस्कशन करेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा कि ऑडिट एविडेंस क्या है क्या नहीं है। हमारा पढ़ने का तरीका ये है ना कि पहले हम लोग सर डिस्कशन करते हैं। ठीक है सर, ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है? सर ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन, क्या मतलब होता है सर? वो इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर, इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करता है सर? कंक्लूजन्स निकालता है, कंक्लूजन्स निकालता है, एंड और कंक्लूजन्स के बेसिस पर क्या करता है सर? अपना ओपिनियन फॉर्म करता है, ओपिनियन फॉर्म करता है। तो ऑडिट एविडेंस सर ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पर एक ऑडिटर क्या करता है सर? कंक्लूजन निकालता है और जिसके बेस पे फिर अपना ओपिनियन देता है। आप ये पढ़ो स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन यूज बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन। इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करता है कंक्लूजन निकालने के लिए, और उन कंक्लूजन के बेस पे क्या देता है सर? अपना ओपिनियन देता है कि क्लीन ओपिनियन है या मॉडिफाइड ओपिनियन है। ठीक है, अब सर ये इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन का मतलब ऑडिट एविडेंस आपका दो जगह से आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो। कौन सी जगह सर? पहली चीज है वो इंफॉर्मेशन जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर है। सर मतलब नहीं समझा। वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं। कहने का मतलब है सर ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इसको बोला है, इसको दो पार्ट में डिफाइन किया है, डिवाइड किया है। पहला सर इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड सर? अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सर वो रिकॉर्ड्स
जिनसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन इंफॉर्मेशन से बने हैं, जिस इंफॉर्मेशन से, उस इंफॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करते हो तो वो आपका ऑडिट एविडेंस है। कौन सा ऑडिट एविडेंस है? वो इंफॉर्मेशन जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका सर जो जर्नल एंट्रीज हुई हैं आपकी, ठीक है सर, जो लेजर आपके बने हैं जितने भी, सर ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर, कैश बुक, सर बैंक बुक, ठीक है सर, जो भी आपके इनवॉइसेस हैं, ठीक है, जो भी सर सपोर्टिंग, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कहने का मतलब सर वो इंफॉर्मेशन जिसके जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाती है। जैसे एक इनवॉइस है, इनवॉइस में जो अमाउंट है, उस अमाउंट से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई नंबर ड्राइव हो रहा है, तो वो जो इनवॉइस है उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन लाइंग इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जब वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो और यूज करते हो एज ए ऑडिट एविडेंस, तो उसको हम बोलते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन जो यूज की है एज ऑडिट एविडेंस, वो यूज की है इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आप यहां पे एग्जांपल देखो ना, आप यहां पे एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग एंट्रीज, मतलब वही आपके जितने भी लेजर्स होते हैं, जनरल एंट्रीज है जितनी, वो सब कुछ, ठीक है। सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स आपके चेक्स, चेक का मतलब ये वो चेक लिखना चाह रहा था, ठीक है। इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी आपके बिल है, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट है, मान लो आप रेंट का एक्सपेंस बुक करते हो एवरी मंथ 10,000 रुपीज, तो रेंट के लिए आपका एक एग्रीमेंट हुआ होगा जो लैंडलॉर्ड होगा उस प्रॉपर्टी का, तो उसका जो एग्रीमेंट है उसमें अमाउंट लिखा होगा कि हर मंथ आपको 10,000 रुपीज लैंडलॉर्ड को देने हैं एज अ रेंट एक्सपेंस। तो रेंट की जो एंट्री है उसको कोई इनवॉइस तो जनरेट नहीं होता, तो रेंट का जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बेस पे आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बन रही है, जनरल एंट्री कर रहे हो, लेजर पोस्टिंग हो रही है, और आपका एक नंबर ड्राइव हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उससे रेंट का जो एक्सपेंस है। तो कहने का मतलब क्या है सर, हर वो आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ड्राइव कर रहा है अपना नंबर किसी भी रिकॉर्ड से, तो वो जो रिकॉर्ड है उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। आपके जो लेजर्स हैं, जो एडजस्टमेंट्स हुई हैं आपकी, हो सकती है कॉस्ट शीट हो, वर्कशीट हो, रिकंसिलिएशन हो, हर वो इंफॉर्मेशन, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि सर कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नंबर ड्राइव नहीं हो रहा, बट एज ऑडिटर आप उसको कंसीडर कर रहे हो, तो क्या वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आएगी? क्या नहीं, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नहीं आएगी। वो कहां जाएगी सर? वो यहां पे आएगी, अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन का मतलब सर वो इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नंबर ड्राइव नहीं हो रहे हैं, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस के, ना ही बैलेंस शीट के, ना ही कैश फ्लो के, ना ही नोट्स टू अकाउंट्स के, ना ही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के। बट ऑडिटर उन इंफॉर्मेशन को कंसीडर करता है समझने के लिए, जब अपना प्रोसीजर परफॉर्म करता है, चेक करता है उन नंबर को, तो वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो सकती है ऑडिटर के लिए उस पीरियड में या उस टाइम पे। जैसे सर जो मिनट्स होती हैं, मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उन मीटिंग्स की मिनट्स बनती हैं। अगर आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, वैसे फाइनल में इसके ऊपर पूरा सेक्शन है कि बोर्ड मीटिंग के ऊपर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ मैंडेटरी मीटिंग करनी होती है, नंबर ऑफ मीटिंग डिपेंडिंग ऑन कंपनी कैसी है, तो वो मीटिंग की मिनट्स बनती है, रिकॉर्ड बनता है कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ था, उसको एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम मिनट्स बोलते हैं। तो ऑडिटर क्या करता है, उन मिनट्स को पढ़ता है ये समझने के लिए कि कंपनी में क्या हुआ है पूरे साल में, एनडीटी में क्या हुआ है पूरे साल में, बिकॉज जितने भी मेजर डिसीजंस हैं जो भी कंपनी में हुआ होगा पूरे साल में, वो बहुत सारे डिसीजंस आपको मिनट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे कि ऐसा ऐसा कंपनी करने वाली है, ऐसा ऐसा कंपनी में होने वाला है, डायरेक्टर्स ने ये चीजें अप्रूव की है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर गैदर कर सकता है उस मिनट से, लेकिन उस मिनट्स के अंदर से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई नंबर तो ड्राइव नहीं हो रहा ना डायरेक्टली, तो सर वो इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन। अगर उस इंफॉर्मेशन को ऑडिटर एज एविडेंस यूज करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया है अदर इंफॉर्मेशन से। अकाउंटिंग रिकॉर्ड से करेगा तो उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन लाइंग इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो उसने एविडेंस कलेक्ट किया है, ठीक है। आप देखो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है, या सर इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, अपनी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल के मैन्युअल्स बनाती
बनती है, मैनुअल्स का मतलब एक बुकलेट बनती है कि हर डिपार्टमेंट वाइज या कंपनी का ओवरऑल कंपनी के एम्प्लॉइज को ये सारे इंटरनल कंट्रोल फॉलो करने हैं डिफरेंट चीजों को लेकर के। तो क्या वो इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नंबर को डायरेक्टली ड्राइव कर रहे हैं? नहीं, बट ऑडिटर उस इंटरनल कंट्रोल बुकलेट को, मैनुअल को कंसीडर करता है ये देखने के लिए क्या यहां पे कहीं पे कोई ऐसा फ्रॉड या एरर तो नहीं हुआ जो हो सकता था अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं होते। तो वो इंटरनल कंट्रोल्स को कंसीडर करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई नंबर, कोई एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस उस इंटरनल कंट्रोल के बुकलेट से डायरेक्टली जा नहीं रहा है वहां पे, जब वो फ्रॉड एंड एरर को रोकने के लिए लगा रखे इंटरनल कंट्रोल, तो रिटर्न को कंसीडर करता है रिस्क असेस करने के लिए अपना। अब सर ये ऑडिट रिस्क क्या होता है ये हम लोग समझेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की क्लासेस आएंगी या वीडियोस आएंगी। या सर इंटरनल कंट्रोल क्या होता है ये भी नहीं समझा, ये भी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। तो जो मैं वर्ड्स यूज करता हूं ना, जो अब मैं आपकी जो क्लास ले रहा हूं ये वाली, इसमें जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं जो आपको नहीं समझे उन सबके ऊपर मैं आपको अलग से कॉन्सेप्ट की वीडियोस दूंगा। आज हमारा पर्पस क्या है? अगेन ऑडिट एविडेंस समझना। तो ऑडिट एविडेंस सर दो टाइप की इंफॉर्मेशन से आपको मिल सकता है। वो इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या उनको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल सकते हो, और वो इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली वो इंपैक्ट कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन होती है आपकी अदर इंफॉर्मेशन। तो समझा आपको? दो टाइप की इंफॉर्मेशन ऑडिटर कंसीडर कर सकता है जब वो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा है। सर आज के बाद मतलब आज से ही, आज के बाद भी नहीं, हम सर जब भी ऑडिट एविडेंस वर्ड बोलेंगे ना तो ऑडिट एविडेंस नहीं बोलेंगे, खाली दो वर्ड साथ में ऐड करेंगे उसके। कौन से? आप साथ में देखते रहना स्क्रीन पे। सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ये सर दो वर्ड हमें ऐड करने हैं जब भी आज से हम लोग ऑडिट एविडेंस बोलेंगे। आप ये याद कर लो, ऑडिट एविडेंस खाली हम ऑडिट एविडेंस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में SAAE, कि हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा हो? सर सफिशिएंट हो एंड एप्रोप्रिएट हो। अब सर ये सफिशिएंट क्या होता है, सर ये एप्रोप्रिएट क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं और एग्जांपल से समझाऊंगा आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट क्या होता है। अगर वो एग्जांपल समझ करके, सुन करके अगर आपको मजा आ जाए और टेस्ट आ जाए, क्योंकि टेस्ट आएगा, तो एक बार इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट करके बता देना कि सर ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, आपको मजा आया, समझ में आया कॉन्सेप्ट। आप फीडबैक जरूर देना दोस्त, ठीक है। आइए सर, सफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है, सफिशिएंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सर क्वांटिटी। क्या होता है? क्वांटिटी, कि हाँ मात्रा पूरी है, मात्रा, हिंदी में आप बोल सकते हो मात्रा। क्वांटिटी मतलब सर मात्रा हो गई आपकी, ठीक है, मात्रा, ठीक है। एप्रोप्रिएट वर्ड का सर मतलब होता है क्वालिटी, मतलब सर गुणवत्ता हो गया आपका। इसका मतलब क्या हो गया सर? गुणवत्ता हो गया, ठीक है। गुणवत्ता ऐसे लिखते हैं आई थिंक, गुणवत्ता हो गया। मतलब सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। इसको मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। सर आपको पता है आजकल सर विंटर चल रही है, ठीक है, सर्दी चल रही है, तो सर बहुत है ना हमारा मन करता है कुछ ऐसा गर्म खाने का, कुछ अच्छा। तो गाजर का हलवा खाओगे क्या? हाँ जी सर, गाजर का हलवा बना रहे हो आप, बिल्कुल। आइए हम लोग एक प्यारा सा मतलब टेस्टी सा गाजर का हलवा बनाते हैं। आई होप आप सबको पसंद होगा। आइए क्या बनाते हैं सर? हम लोग सर गाजर का हलवा खाने वाले हैं। हाँ, गाजर का हलवा, और ये कॉन्सेप्ट भी आपका हो जाएगा बिल्कुल हलवा। कैसे सर? गाजर के हलवे के लिए आप मेरे को एक चीज बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए सर? बनाना आना चाहिए। अरे इंग्रेडिएंट बनाना तो आना चाहिए ही। उसके अंदर लगेगा क्या सर? गाजर लगेगी, कैरेट लगेगी सर। क्या लगेगी सर? कैरेट लगेगी। तो चलो पहले हम लोग है ना, कैरेट खत्म हो गई है, कैरेट खरीद करके लाते हैं मार्केट से। तो सर देखो हम लोग क्या गए सर, हम लोग है ना कैरेट परचेज करने गए, ठीक है। अब कैरेट परचेज करने के कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल से आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब हमेशा के लिए आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा। कैसे सर? जब हम कैरेट परचेज करने जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सब्जी जब खरीदने जाते हो, सब्जी है ना ये एक तरीके की, तो क्या करते हैं हम लोग सर? मार्केट में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम घूमते हैं, देखते हैं, जो सब्जी मंडी जिसको आप लोग बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं
5-6 वेंडर होंगे जो कैरेट सेल कर रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं यार इसके पास कैरेट कैसी है, ये कौन से रेट में दे रहा है, ये कौन से रेट में दे रहा है, और किसके पास थोड़ी अच्छी क्वालिटी दिख रही है हमें। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे घूम के आते हैं, रेट पूछते हैं। एक बोलता है कि 40 रुपीज के जी है, एक बोलता है 50 रुपीज के जी है। तो हम देख करके सिलेक्ट करते हैं कि चलो इससे कैरेट लेते हैं। हमने डिसाइड किया कि हम लोग कैरेट लेंगे एक वेंडर से जो कितने में दे रहा है सर, 40 रुपीज पर के जी दे रहा है। और सर हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए सर, हमें क्वांटिटी जो चाहिए, क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है हमें, वो हमें सर चाहिए आपका मान लो 3 kg चाहिए सर, ठीक है। 3 kg कैरेट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसके पास जाते हैं, वो हमें, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये तो सबके खून में होगा ना सर, थोड़ा बार्गेनिंग कर रहे हैं हम लोग। हाँ सर देखो हम लोग बोलते हैं भैया 3 kg ना, 3 kg आप गाजर दे दो हमें। वो कहते हैं ले लो, ठीक है। 40 रुपीज के जी है, और हम बोलते हैं क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी उसकी क्या होती है, गुड क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी गुड है, ठीक है। तो हम लोगों को कितने रुपए देने पड़ेंगे सर, 120 रुपीज देने पड़ेंगे टोटल, 120 रुपीज देने पड़ेंगे टोटल में, ठीक है। एक चीज बताओ, जब हम क्या करते हैं, ऐसा होता है, आप देखोगे अगर आपने सब्जी परचेज की है, कि जब आप बोल रहे हो कि 3 kg पुट कर दो, वेइंग स्केल होता है, डाल दो उसके अंदर 3 kg गाजर, तो आप बोलते हो आप खुद सिलेक्ट करोगे, आप खुद डाल रहे हो, फिर भी वो जो वेंडर है वो 2-3 गाजर डाल देगा, मतलब थोड़ी सी पुरानी होंगी, फ्रेश नहीं होंगी, कल की होंगी, वो डाल देगा उसके अंदर, ठीक है। हम बोलते हैं भैया नहीं ये हटाओ, ये वाली हटाओ, तो ऐसे करके डाल देता है, वो गुड क्वालिटी की गाजर हमें दे देता है, ठीक है। पहला सिनेरियो ये है। अब हम देखते हैं उसके पास साइड में थोड़ा सा उसके उधर, हमने पहले ध्यान नहीं दिया जब गाजर ले रहे थे, ऐसा होता है अमूमन कि हमने बोला भैया ये गाजर थोड़ी सी ज्यादा फ्रेश लग रही है, ये वाली क्या है, इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, इस पर स्टिकर भी लगा हुआ है। वो बोलता है मैम ये ना इंपोर्टेड गाजर है कश्मीर से। वो बोलता है सॉरी सर ये इंपोर्टेड गाजर है, ये आपकी कश्मीर से आई हुई है। कश्मीर से लाए हो गाजर? हम बोलते हैं हाँ सर ये कश्मीर से आई हुई है, ये सर इसीलिए आपकी 50 रुपीज, ये 60 रुपीज के जी आपकी। कितना बोलता है? वो बोलता है इंपोर्टेड गाजर है। क्वालिटी क्या बता रहा है वो? सर इंपोर्टेड गाजर है आपकी, कश्मीर से आई हुई है। सर स्टिकर लगा दिया कश्मीर का, उनके पास क्या स्टिकर का होता है, वो स्टिकर लगा देते हैं, बोलते हैं कि कश्मीर से आई है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो जो थोड़ी ज्यादा फ्रेश दिख रही है उनको अलग डाल देते हैं। बोल रहे हैं कितने हैं, क्या रुपए? हमने बोला क्या रेट है ये? बोलता है 60 रुपीज के जी है। तो आप एक काम करो 2 kg ये ले जाओ। वो बोलता है 2 kg ये ले जाओ तो आपको 120 रुपीज का ही पड़ेगा, क्योंकि सर ये क्या है 60 रुपीज पर केजी है, और ये कितना था सर 40 रुपीज पर केजी है। तो सर आप ये वाली ले जाओ, ठीक है। तो हमने कहा यार क्या बात कर रहे हो, मतलब तुमने क्वालिटी बढ़ा दी, क्वांटिटी तो कम कर दी ना। 3 kg चाहिए थी हमें तो हलवा बनाने के लिए, 2 kg दे रहे हो। तो हम बोलते हैं नहीं भैया ये तो नहीं चलेगा, मतलब कहने का मतलब है क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी। एग्जांपल क्या लिया हमने, ये मान लो ये जो हैंड है ये है क्वांटिटी और ये क्या है क्वालिटी। वो बोल रहा है सर क्वालिटी आपको बहुत बेस्ट दे रहे हैं, क्वालिटी क्या इसकी इंपोर्टेड गाजर है तो मतलब बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है। वो बोल रहे हैं क्वालिटी बढ़ा दो क्वांटिटी कम कर दो। तो हम बोल रहे हैं नहीं भैया क्वालिटी क्वांटिटी को कंपनसेट नहीं कर सकती है। अगर आप क्वालिटी बढ़ा रहे हो और क्वांटिटी कम कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। फिर बोल रहे हैं अच्छा सर एक काम करते हैं, चलो कोई नहीं आपके मन की बात रख लेते हैं, एक काम करते हैं रुको मेरे पास और भी ऑप्शन है। मैंने कहा बताओ क्या ऑप्शन है? कहता है एक काम करो ना आप। वो क्या करता है अंदर जाता है उसका जो भी गोडाउन है सब्जी वाला, वहां जाता है और वहां से ना एक बास्केट भर के गाजर लेके आता है और वो बोलता है आप ये ले लो, आप ये वाली गाजर ले लो। हमें देख के लगता है यार ये तो थोड़ी सी और पुरानी गाजर लग रही है, नॉर्मल। उसकी क्वालिटी हमने क्या लिखा यहाँ पे नॉर्मल लिख दिया कि नॉर्मल क्वालिटी की गाजर थी। वो बोलता है आप एक काम करो ना, आप 4 kg फिर ये ले जाओ, आप मुझसे 4 kg ये ले जाओ और लो आप 120 रुपए देना। मतलब सर वो 30 रुपीज पर केजी वाली गाजर आप हमें दे रहा है, बोल रहा है आप ये वाली ले जाओ। हम देखते हैं यार इसकी तो क्वालिटी ही नहीं है भैया कुछ। हम ये बोलते हैं कि सर देखो 4 kg भी तो दे रहा हूं ना आपको। हमने कहा क्या बात कर रहे हो? अब क्या किया उसने, सर क्वांटिटी बढ़ा दी क्वालिटी कम कर दी। वो बोल रहा है क्वांटिटी ज्यादा ले जाओ क्वालिटी थोड़ी बेकार हो गई है। तो हम बोल रहे हैं नहीं भैया क्वांटिटी कभी भी क्वालिटी को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकती, कि क्वांटिटी आपने बढ़ा दी भले ही बट आपने क्वालिटी तो कम कर दी ना। नहीं सर हमें नहीं चाहिए ऐसी गाजर, हमें नहीं चाहिए। वो कहते चलो मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूं। मैंने कहा कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास यार? कह रहा बहुत ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन सुन लो आपको पसंद आएगा। मैंने कहा अच्छा बताओ। कह रहा एक काम करो ना आपको 120 रुपए देने हैं। मैंने कहा हाँ 120 रुपए से ऊपर नहीं दूंगा मैं तुमको। कह ठीक है एक काम करो आप 2 kg तो है ना ये ले जाओ कैरेट, ठीक है। 1 kg आप
पोटैटो ले जाओ, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये गुड क्वालिटी है, मान लो ये भी गुड क्वालिटी है, मान लो गुड क्वालिटी है दोनों। हमने कहा दिमाग ठीक है, जो खुद बोल रहे हो क्या सुन पा रहे हो? मतलब अरे हमें गाजर का हलवा बनाना है, आलू गाजर की सब्जी नहीं बनानी। 2 केजी तुमने गाजर दी, 1 केजी गाजर की जगह तुम आलू दे रहे हो, पोटैटो दे रहे हो। मतलब कहने का मतलब है क्या ये चलेगा क्या? नहीं। मतलब हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें जो नीड है जिस चीज की, हमें वही चाहिए, कोई दूसरी चीज उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। समझ रहे हो? तो कहते हैं ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो था, अब मैं इसको आपको लिंक करके देता हूं आपके ऑडिट के अंदर, कि आपके ऑडिट के अंदर सिनेरियो क्या होता है। अब देखना, आपको समझेगा, ठीक है। ऑडिट में क्या हुआ, मान लो अब ऑडिट में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है सर XYZ मान लो लिमिटेड, ठीक है। हम लोग इसकी क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग सर इसकी परचेज चेक कर रहे हैं, परचेजेस ऑफ मान लो रॉ मटेरियल चेक कर रहे हैं, ठीक है। हमने इसके 10 सैंपल दे दिए, जो बहुत बड़ा लेजर होगा उसमें से हमने 10 सैंपल निकाल के दे दिए, 10 सैंपल इनवॉइसेस दे दिए कि ठीक है, हमें सैंपल इनवॉइसेस का 10 सैंपल एंट्रीज दे दी कि आप हमें 10 सैंपल एंट्रीज जो आपने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की है आप चेक करवा दो। आपको पता है परचेज का प्रोसेस होता है, जब मैं आपको इंटरनल कंट्रोल समझाऊंगा ना, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, कैसे इंटरनल कंट्रोल आपको मतलब कंपनी कैसे इंटरनल कंट्रोल लगाती है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगा परचेज के प्रोसेस से, ठीक है। अभी आप समझो, जब कंपनी परचेज करती है ना तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं। क्या क्या? जैसे सर सबसे पहला डॉक्यूमेंट बनता है सर एक MRN, जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट। जो फैक्ट्री जो प्रोडक्शन है वो आपका रेज करता है किसको? आपका परचेज डिपार्टमेंट को, कि हमें ये मटेरियल चाहिए। फिर परचेज डिपार्टमेंट वाला क्या करता है सर, परचेज डिपार्टमेंट वाला क्या करता है, आगे वेंडर से कोटेशन मंगवाता है, ठीक है। कोटेशन होती है, उसके बाद सर क्या करता है, वो एक वेंडर को डिसाइड रखे कि हाँ इसका मटेरियल अच्छा है, ये प्राइस भी सही दे रहा है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी सही है, परचेज ऑर्डर देता है PO। उसके बाद सर क्या होता है, परचेज ऑर्डर देने के बाद जो वेंडर है वो माल सप्लाई करता है, तो हमारे पास फैक्ट्री में माल आता है। तो फैक्ट्री में गेट पे आते टाइम उसकी सर एक क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है। क्या बनती है? क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद मटेरियल इन हो जाता है, स्टोर में चला जाता है। स्टोर में आने के बाद एक और आपका डॉक्यूमेंट होता है GRN, जिसको बोलते हैं गुड्स रिसीट नोट, कि हमें हमारी फैक्ट्री में गुड्स मिल गए हैं जो वेंडर ने भेजे हैं। वेंडर क्या करता है सर, उसका एक इनवॉइस देता है कंपनी को कि ये लो इनवॉइस। उसके बाद कंपनी क्या करती है सर, उसको इनवॉइस के बेस पे पेमेंट कर देती है। पेमेंट के बाद सर कंपनी क्या करेगी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा सर, उसकी एंट्री डालेगा, ठीक है, जनरल एंट्री डालेगा सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद सर क्या होगा, एक वाउचर बनेगा उसका एंट्री का, साथ में वाउचर जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग हो सकता है बाद में कंफर्मेशन मंगवाएं उससे, वेंडर से, फॉर रिकंसिलिएशन, ठीक है, कंफर्मेशन, वेंडर कंफर्मेशन। तो अभी देखो कितने डॉक्यूमेंट जनरेट हुए हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉक्यूमेंट हमारे जनरेट हो गए, ठीक है। हमने क्लाइंट को बोला, हे क्लाइंट ये 10 सैंपल चेक करवा दो, इन 10 सैंपल में हमें 10 डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। तो क्लाइंट देखो क्या बोलता है, सब्जी वाले की तरह, वेंडर की तरह क्लाइंट हो क्या बोलता है, यहां पे क्लाइंट बोलता है, अगेन मैं हेडिंग लिख रहा हूं एक बार, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हमने उसको क्या रिक्वायरमेंट बोली, हमने बोला कि हमें 10 सैंपल चेक करने हैं, जिसमें हमें ये 10 थिंग्स टू चेक, मतलब हमें 10 चीजें चेक करनी है, ठीक है, या 10 डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने हैं कि 10 के 10 डॉक्यूमेंट उसमें है या नहीं है। अब क्लाइंट आपको क्या बोलता है, पहला केस, ठीक है। क्लाइंट बोलता है कि सर एक काम करो, आप एक काम करो, हम आपको, आप है ना 8 सैंपल्स चेक कर लो, 8 सैंपल चेक कर लो, हम आपको 10 नहीं सर 12 चीजें चेक करवाएंगे। मतलब आपको 12 डॉक्यूमेंट्स देंगे ये परचेज चेक करने के लिए, आप लेकिन सैंपल 8 चेक कर लो, आप 2 सैंपल ये वाले चेक मत करो। हमने कहा क्या बोल रहे हो, अगेन क्या हो रहा है यहां पे, फिर से देखो इस हाथ की साइड देखो, क्वांटिटी कम कर दी उसने, क्वालिटी बढ़ा दी, क्वालिटी बढ़ गई ना, आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स दे रहा है वो चेक करने के लिए, और सैंपल जो नंबर ऑफ सैंपल चेक करने थे वो हमारे कम हो गए। तो जैसे हमें केजी बाय कितनी करनी थी, 3 kg, वो 2 kg हो गई थी, बट क्वालिटी बढ़ गई थी, जो गाजर हम खरीदे थे 2 kg की। तो ऐसी सैंपल के जो चेक करने हैं 10 डॉक्यूमेंट, क्वालिटी बढ़ गई, 12 चेक करवा रहे हैं हमें उस 8 सैंपल का, लेकिन 2 सैंपल के लिए मना कर रहा है। तो सर हम बोलते हैं, दोस्त, हे क्लाइंट,
क्वालिटी कैन नॉट कंपनसेट फॉर क्वांटिटी। जो आप क्वालिटी बढ़ा रहे हो ना 8 सैंपल की, तो 2 सैंपल तो हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कंपनसेट नहीं कर सकता 2 सैंपल जो हमारे कम हुए हैं। क्लाइंट बोलता है ठीक है सर कोई बात नहीं, हम यही हैं, कहीं जा थोड़ी रहे हैं। कहते दूसरा केस, एक काम करो ना आप सर 12 सैंपल चेक कर लो, आपको हम 2 इनवॉइस और चेक करवाएंगे, लेकिन सर हम आपको है ना, हम आपको इन सैंपल्स की जो चेक करवाएंगे, हम आपको 7 चीजें ही चेक करवा सकते हैं। मतलब आपको 7 डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। ये थिंग्स का मतलब है डॉक्यूमेंट्स, जो ये डॉक्यूमेंट्स थे आपके MRN, कोटेशनल, PO, ये सारे कह रहे हैं हम आपको 7 ही डॉक्यूमेंट दे पाएंगे, आप सैंपल 2 चेक कर लो ज्यादा। मतलब उसने फिर क्या किया, उसने क्वांटिटी बढ़ा दी, क्वालिटी कम कर दी। हमने कहा यार नहीं क्लाइंट, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्वांटिटी कैन नॉट कंपनसेट फॉर इट्स क्वालिटी। क्वांटिटी बढ़ जाने से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। उसने बोला चलो ठीक है सर, ठीक है ना, एक ऑप्शन और भी तो है हमारे पास। हमने बोला क्या, एक काम करो सर, एक काम करो आप 6 सैंपल आप परचेज के चेक कर लो। वो कह रहे हैं 6 सैंपल सर आप परचेज के चेक कर लो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के। और सर 4 सैंपल है ना, आप 4 सैंपल आप परचेज ऑफ फिक्स एसेट के चेक कर लो। हमें चेक क्या करना था, रॉ मटेरियल। वो कह रहे हैं सर ऐसा करो और हम आपको इसकी सर 10 की 10 चीजें दे देंगे। मतलब 10 चीजें थी ना, 10 की 10 चीजें प्रोवाइड कर देंगे हम आपको। हमने कहा भाई क्या बोल रहा है, तू खुद सुन रहा है क्या, फिर से क्या बोल रहा है। अरे यार हमें 10 सैंपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के चेक करने हैं। आपने क्या किया, क्वांटिटी क्वालिटी आप दे रहे हो, क्वांटिटी तो आपने कम कर ही दी ऑब्वियसली, ठीक है। और आप कोई और ही चीज ले आए दुनिया में जो हमें चेक ही नहीं करनी। मतलब कहने का मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, जो ऑडिट एविडेंस हमें चाहिए हम वो ही लेंगे, कोई और ऑडिट एविडेंस उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। कैन any other audit evidence cannot compensate and another audit evidence। कहने का मतलब है एक ऑडिट एविडेंस जो आपको चाहिए, एक डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, दूसरा डॉक्यूमेंट या दूसरा ऑडिट एविडेंस उसको कंपनसेट नहीं कर सकता। तो ये तीनों केसेस मैंने आपको यहीं से बताए। आप देखो ना, ये जो एग्जांपल था हमारा, जो परचेज करने गए थे हम लोग, ये चीज कि सर 3 kg हमें चाहिए गुड क्वालिटी की गाजर। वो बोल रहा है सर 3 kg नहीं है, 3 kg मतलब एक काम करो ना 2 kg ले लो, इंपोर्टेड वाली गाजर लो, क्वालिटी जिसकी बढ़िया है। तो क्लाइंट बोल रहा है कि सर आप एक काम करो ना, आप 10 की जगह 8 सैंपल चेक करो, लेकिन आपको 12 डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। हमने कहा नो, क्वालिटी कैन नॉट कंपनसेट फॉर इट्स क्वांटिटी। फिर बोल रहा है सर एक काम करो 12 सैंपल चेक करो, हम आपको कितनी चीजें दे रहे हैं उसकी 7 चीजें दिखाएंगे, लेकिन 12 सैंपल चेक करो, सैंपल बढ़ा दो। फिर हम बोलते हैं क्वांटिटी कैन नॉट कंपनसेट फॉर क्वालिटी। फिर बोल रहे हैं काम करो ना कुछ और चेक कर लो, 6 सैंपल से चेक कर लो, 4 सैंपल किसी और के चेक कर लो। हमने बोला जो हमें चेक करना है हम लोग वही चेक करेंगे, कोई और चीज चेक करके आप इसको कंपनसेट नहीं कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आया। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या निकला, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ ये जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हुआ सर ये एंड है। क्या है सर, ये एंड, कि हमें सफिशिएंट भी चाहिए और एप्रोप्रिएट भी चाहिए। हमें क्लाइंट ऐसा एविडेंस चाहिए जो सफिशिएंट भी हो और जो एप्रोप्रिएट भी हो, मतलब जो क्वांटिटी में भी कंप्लीट हो एंड जो क्वालिटी में भी कंप्लीट हो, जिसकी मात्रा भी पूरी हो, जिसकी गुणवत्ता भी पूरी हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि ये जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है, ये दोनों एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है और दोनों का होना ही जरूरी है। अगर एक होगा दूसरा नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको अब एक बार नोट्स में दिखाता हूं क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। देखो ऑडिट एविडेंस क्या है आपका, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंसी को नीचे डिफाइन क्या किया है सर, सफिशिएंसी को नीचे दिया है, ऑल्दो पहले एप्रोप्रिएटनेस दिया हुआ है। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब सर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। अभी ये सर रेलेवेंस लायबिलिटी की आप इस पे बात करेंगे। और सफिशिएंसी का मतलब क्या है सर, क्वांटिटी, कि सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी मात्रा पूरी हो। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, बहुत ही लेमन टाइप एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो किसी लड़के का रिश्ता हो रहा है, उसको लड़की वाले देखने आए हुए हैं, तो लड़की वाले घर वाले बोलते हैं आपका लड़का, 2 सिचुएशन लेते हैं, आपका लड़का मतलब कितने पैसे कमाता है, बोलते हैं अच्छे खासे पैसे कमाता है, मतलब बहुत सही पैसे कमाता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी बैड हैबिट्स है, ड्रिंक व्रिंक करता है, थोड़ा स्मोक वगैरह करता है, ठीक है। एक केस क्या है जहां पे लड़के वाले बोलते हैं कि हमारा लड़का है ना थोड़े पैसे कम कमाता है बट है बहुत अच्छा, कोई बैड हैबिट नहीं है, उसको कुछ नहीं करता, ड्रिंक स्मोक कुछ भी नहीं करता। तो लड़की वाले बोलते हैं नहीं, एक केस में क्या बोलते हैं, नहीं हमें लड़का ऐसा चाहिए जो पैसे भी अच्छे कमाता हो और जिसके अंदर ये बैड हैबिट्स भी ना हो।
कहने का मतलब ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो ऐसे ही ऑडिटर बोलता है कि हे क्लाइंट, हमें ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट भी चाहिए एंड एप्रोप्रिएट भी चाहिए। आप एक दूसरे को कंपनसेट नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते एक दूसरे की जगह पे। समझ रहे हो? बस समझाना चाह रहा हूं कि क्यों सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट इंपॉर्टेंट है, क्यों आप सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस को एक साथ समझते हो। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इसलिए बोलते हैं, इसलिए ये नहीं बोलते सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट, हमेशा बोलते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, कि सफिशिएंट भी हो एंड एप्रोप्रिएट भी हो, क्वांटिटी भी हो एंड क्वालिटी भी हो, जो ऑडिट एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। अब सर आपके जो एप्रोप्रिएटनेस है, आपकी जो क्वालिटी है, वो दो चीजों पे आपकी डिपेंड करती है। किस पे सर? रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। किस पे? जो आपकी सर, ये देखो, जो आपकी सर क्वालिटी है, क्वालिटी जिसको हम लोगों ने बोला है एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। किसके ऊपर? रिलायबल एंड रेलिवेंट, दोनों होना चाहिए। एक ऑडिट एविडेंस रिलायबल भी होना चाहिए और रेलिवेंट भी होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि वो क्वालिटी के पैरामीटर को कंप्लीट कर रहा है। रिलायबल का मतलब सर होता है जैसे आप लोग उस एविडेंस को ले रहे हो, जिस सोर्सेज से ले रहे हो, उस सोर्सेज पे वो डिपेंड करता है, उसका नेचर ऑफ सोर्स क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्लाइंट जो दे रहा है, इनवॉइस आपने चेक करना है, मान लो एक सैंपल चेक करना है, उसमें आप इनवॉइस चेक कर रहे हो, क्लाइंट आपको बोलता है, एक जगह फोटोकॉपी इनवॉइस देता है और एक जगह ओरिजिनल इनवॉइस देता है, तो कौन सा ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस है? जहां पे सर ओरिजिनल दे रहा है वो ज्यादा रिलायबल है। आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इंटरनल एंटिटी में, कंपनी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, और एक आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर रहे हो। कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा ऑडिट एविडेंस, इंफॉर्मेशन मतलब ऑडिट एविडेंस हो गया वो आपका, कौन सा ज्यादा रिलायबल है? सर जो बाहर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन से हम लोग मंगवा रहे हैं। एक आप क्लाइंट से पूछ रहे हो, क्लाइंट बता रहा है, ओरल दे रहा है, और एक आप क्लाइंट आपको रिटर्न में लिख करके दे रहा है, तो कौन सा ज्यादा रिलायबल है? सर जो रिटर्न में दे रहा है वो ज्यादा रिलायबल है। तो कहने का मतलब जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है, वो नेचर क्या है, सोर्स क्या है उस इंफॉर्मेशन का, उस एविडेंस का जो आप कलेक्ट कर रहे हो, वो कहां से मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। यहां पे लिखा भी हुआ है जो आपका रिलायबिलिटी है वो एविडेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोर्स, नेचर एंड सर्कमस्टांस, किसके अंदर वो ऑब्टेन किया जा रहा है, ठीक है। और सफिशिएंसी आपकी जो होती है ना, वो डिपेंड करती है सर तीन चीजों पे। सफिशिएंसी डिपेंड करती है आपकी तीन चीजों पे। किस किस पे? मटेरियलिटी, ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रोमम, एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। सर इसका मतलब क्या है? ये फैक्टर्स हैं जो आपके सफिशिएंसी को क्या करते हैं? सफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं। सफिशिएंट का मतलब कितनी क्वांटिटी चाहिए। मटेरियलिटी का यहां पे मतलब है जो आप आइटम चेक कर रहे हो, मतलब जो आइटम चेक कर रहे हो उस पर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, मतलब ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करोगे, तो जो आइटम है उस आइटम पे जो यूजर्स हैं उनका फोकस कितना ज्यादा है। क्या वो आइटम यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल है? मान लो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हर कंपनी में जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके लिए बहुत क्रिटिकल एरिया रहता है। इन्वेंट्री हमेशा ही एक कॉम्प्लेक्स, क्रिटिकल और हाई रिस्क एरिया रहता है। तो इन्वेंट्री अगर आप चेक कर रहे हो तो वहां पे ऑब्वियसली बिकॉज वो यूजर्स की अटेंशन को ज्यादा ड्रॉ करता है, उनका फोकस हमेशा इन्वेंट्री पे ज्यादा रहता है, तो वो आपको इन्वेंट्री में ज्यादा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, उनकी मात्रा ज्यादा होगी, नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंस आपको ज्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे इन केस ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो जब आप ये जो चीज देखते हो कि यूजर्स का ज्यादा फोकस क्या है, वो किस आइटम को ज्यादा मटेरियल समझ रहे हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है, एंटिटी टू एंटिटी, वो आपको वहां पे एनालाइज करना पड़ता है। दूसरी चीज ऑडिटर का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर किसी आइटम में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी आइटम में, या जैसे मान लो सेल्स, किसी कंपनी का सेल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो ऑडिटर को लगता है कि यार इसका सेल्स है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो सेल्स ऑडिटर के लिए ऐसा एरिया हो गया जहां पे रिस्क ज्यादा है। एक क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूं फिर से। ये जो चीजें ना दोस्त, जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसके अंदर ना बहुत सारी पहले की नॉलेज भी और भी चाहिए, जो हम लोग जो स्टैंडर्ड करेंगे तभी मैं आपको समझा सकता हूं। अभी आपको ये समझना है, ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना, इसका असेसमेंट करता है ऑडिटर। क्या करता है सर, एक प्रोसीजर होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आरएपी या कंप्लायंस प्रोसीजर, जहां पे ऑडिटर क्या करता है, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिस्क को असेस करता है कि ये आइटम है, मान लो फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें कितना रिस्क है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है, मतलब कम है रिस्क, मीडियम लेवल का है या हायर रिस्क है। उसके बेस पे वो डिसाइड करता है कितने सैंपल उसको चेक करने हैं, क्या क्या प्रोसीजर और परफॉर्म करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, कितने एविडेंस उसको चाहिए, उसके बेसिस पे
डिसाइड करता है। तो कहने का मतलब यही है कि कितने एविडेंस कलेक्ट करने, ये डिपेंड करेगा जो आइटम में ऑडिटर ने जो रिस्क असेस किया है वो कैसा है, लो रिस्क का आइटम है, मीडियम रिस्क का आइटम है, हाई रिस्क का आइटम है, कैसा है। अब रिस्क असेसमेंट होता कैसे है, कब ऑडिटर करता है, कितने लेवल पे होता है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम एसए 315 करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट, ऐसे 315 है आपका, वहां पे हम लोग देखेंगे रिस्क कैसे असेस होता है, ठीक है। तीसरी जो चीज है, अगर मतलब ये क्या था, इसमें पॉइंट क्या था, अगर रिस्क ज्यादा है तो आपको एविडेंस ज्यादा चाहिए, बिकॉज रिस्क ज्यादा है तो वो रिस्क को आप कम कैसे करोगे, एविडेंस ज्यादा कलेक्ट करके कि हाँ यार रिस्क कम होगा। रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आपको मैंने मिसस्टेटमेंट का मतलब समझाया था ना कि आपने जो अमाउंट रिपोर्ट की है और जो रिपोर्ट होनी चाहिए थी उसमें जो गैप होता है उसको हम मिसस्टेटमेंट बोलते हैं। और मिसस्टेटमेंट कौन सी वाली हम चेक करते हैं, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो ऑडिटर को जहां लग रहा है कि यहां पे गैप ज्यादा हो सकता है, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो सकती है, तो उस एरिया पे, उस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उस बैलेंस पे वो ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करेगा, ताकि उसको ये इंश्योर हो, उसको ये एश्योरेंस मिले कि यहां पे जो आइटम रिपोर्ट की है वो वही आइटम, उतना ही बैलेंस है जो रिपोर्ट होना चाहिए था, ठीक है। तीसरी चीज जो आपका है, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। एक चीज बताओ, अगर आप किसी ऐसी पॉपुलेशन का को चेक कर रहे हो जहां पे हेट्रोजीनियस है पॉपुलेशन, मतलब एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो आपको ज्यादा चेक करना पड़ेगा, ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। और एक पॉपुलेशन ऐसी है, पॉपुलेशन का मतलब डाटा जो आप चेक कर रहे हो, मान लो सेल्स है, परचेज है, एक्सपेंसेस है, जो एक दूसरे से लिंक है, मतलब एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लिंक है, जैसे आपका फिक्स्ड एसेट्स जब आप चेक कर रहे हो तो आप उस साथ में आप डेप्रिसिएशन भी चेक कर लेते हो। तो डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स्ड एसेट के साथ लिंक है, आपका चेक हो रहा है वहीं पे। तो कहने का मतलब क्या है, जब पॉपुलेशन आपकी ऐसे हो जो एक दूसरे से लिंक हो, होमोजीनियस हो, एक जैसी हो, तो वहां पे आप एविडेंस कम कलेक्ट करते हो, बिकॉज आपको ज्यादा रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाती है, आपके आइटम ज्यादा चेक हो जाते हैं एक साथ। और जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो, जहां पे पॉपुलेशन जो डाटा है, आइटम्स है, उनके बीच में कोरिलेशन कम होता है, वहां पे आपको ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं, ताकि ये इंश्योर हो कि वहां पे कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन का साइज जितना ज्यादा होगा आपको एविडेंस उतने ज्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे, साइज जितना स्मॉल होगा उतने एविडेंस कम कलेक्ट करने पड़ेंगे। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन डाइवर्सिफाइड होगी, हेट्रोजीनियस होगी, उतना एविडेंस ज्यादा चाहिए। जितनी होमोजीनियस होगी, एक जैसी पॉपुलेशन होगी, एक जैसा डाटा होगा, वहां पे आपको एविडेंस कम चाहिए। तो सफिशिएंसी का मतलब आपको कितनी मात्रा में, कितने नंबर में कितना एविडेंस चाहिए, वो डिपेंड करता है मटेरियलिटी पे, कि वो आइटम एक यूजर के लिए कितना मटेरियल है, उसके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे ऑडिटर के, कि अगर एक आइटम बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व करता है तो उसमें ऑडिटर को ज्यादा एविडेंस चाहिए। और साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन पे, कि साइज कैसा है पॉपुलेशन का, स्मॉल है, बिग है, और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक कैसे, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एक जैसी पॉपुलेशन है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, समझ गए, यही इसमें लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है सर, ये हमने ये देखा कि एप्रोप्रिएटनेस और सफिशिएंसी आपकी डिपेंड किस पे करती है, दोनों चीज हमने देखा, रेलिवेंस रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंट है या नहीं है, किस पे डिपेंड, वो क्वालिटी उस पे डिपेंड करेगी। रेलिवेंट, मैंने आपको रेलिवेंट शायद नहीं बताया, आई थिंक वो स्किप हो गया। क्वालिटी की जब हमने बात की थी कि एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी रेलिवेंट एंड रिलायबल दोनों होना चाहिए। क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है आपकी ऑडिट एविडेंस की, कि वो रिलायबल भी ऑडिट एविडेंस और रेलिवेंट भी होना चाहिए ऐसा ऑडिट एविडेंस। तो रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, रेलिवेंट का मतलब होता है सर, अगर जो ऑडिट एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्या है सर, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो आइटम आप चेक कर रहे हो उसके साथ, तो हम बोलेंगे वो जो ऑडिट एविडेंस है वो रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल सर, आपको पता होगा या आपने सुना होगा एक वर्ड, एचआर पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। हर कंपनी में एचआर की पॉलिसीज होती हैं। मान लो एक कंपनी है जिसने अपने एम्प्लॉइज को इस साल बोनस दिया है, ठीक है, अब उनकी कंपनी की एचआर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि बोनस देना है एम्प्लॉइज को, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, इस मंथ में। अब बोनस देने के लिए उन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ, कैलकुलेशन शीट बनती है बोनस की, कि ये एम्प्लॉइज है, उनकी ये डेजिग्नेशन है, इतना उनको सैलरी है, ये परसेंटेज है, ठीक है, ये उनका पे आउट है और ये हमने उनको पे कर दिया। जब आप बोनस चेक कर रहे हो तो क्या एचआर पॉलिसी आपके लिए रेलिवेंट है? क्या एचआर पॉलिसी आप पढ़ते हो कि हाँ बोनस देना है कंपनी को, लेकिन जब आप बोनस चेक करोगे और अपने आप को सेटिस्फाई करोगे हाँ बोनस जो दिया है वो सही कैलकुलेट हुआ है और वो सब एम्प्लॉइज को दिया है और जिसको मिलना चाहिए था उनकी स्केल के हिसाब से, उनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से उनको मिला है खाली,
तो वो आप क्या बोनस का जो एचआर पॉलिसी है क्या आपके लिए वही रेलिवेंट है या बाकी डॉक्यूमेंट जैसे पेमेंट जो की बैंक अकाउंट से जो एम्प्लॉइज का जो कैलकुलेशन था परसेंटेज जो लगनी थी वो रेलिवेंट है? सर यहां पे जो रेलिवेंट नहीं है वो आपका एचआर पॉलिसी नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आप सेल्स करते हो, मान लो जब सेल करते हो तो वहां पे क्या होता है, सेल इनवॉइस आप जनरेट करते हो, ठीक है, आपको पेमेंट रिसीव होता है पार्टी से, ठीक है, कंफर्मेशन आप लेते हो, सेल जब बाहर जाती है, गुड्स जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट जनरेट होते हैं, चालान जनरेट होते हैं, ठीक है, आपकी जीएसटी की एंट्री होती है, तो ये सब होता है। और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी होता है सेल का कि आप इस पार्टी को इतने क्वांटिटी पे, एक परचेज ऑर्डर आप बोल लो, इतने क्वांटिटी पे, इतने रेट पे, इतनी क्वांटिटी इतने रेट पे इस दिन सप्लाई करोगे। तो आपके लिए जब आप सेल्स चेक कर रहे हो, सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट नहीं है डॉक्यूमेंट वो कौन सा है? सर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उससे आपका नंबर ड्राइव थोड़ी हो रहा है, सेल्स इनवॉइस से आपकी एंट्री डल रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर और आपकी जो पेमेंट आ रही है वो बैंक अकाउंट में आ रही है, वो चेक कर लोगे। तो एज ए ऑडिटर आपके लिए जो रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस यहां पे नहीं है रिलेटेड टू सेल्स, वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो रेलिवेंट का मतलब होता है वो ऑडिट एविडेंस जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नंबर के साथ, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस है। तो क्वालिटी या एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस आपकी डिपेंड करती है रिलायबिलिटी कितनी ऑडिट एविडेंस की और वो रेलिवेंट है या नहीं है, और सफिशिएंसी आपकी डिपेंड करती है किस किस पे, तीन चीजों पे, मटेरियलिटी पे कि यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उनके लिए वो आइटम कितना मटेरियल है, और ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क कितना, ऑडिटर का रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और तीसरी चीज किस पे, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन पे कि पॉपुलेशन जिसको आप ऑडिट कर रहे हो, जो चेक कर रहे हो, उसका साइज कैसा है और वो किस टाइप की, उसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस पॉपुलेशन की, एक जैसी है या अलग अलग उसमें डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया पूरा एविडेंस के बारे में। एविडेंस का मतलब, ऑडिट एविडेंस का मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे ऑडिटर कंक्लूजन रीच करता है और जिसके बेस पे अपना ओपिनियन फॉर्म करता है, वो ऑडिट एविडेंस दो जगह से ऑडिटर कलेक्ट कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन से जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में है और उस इंफॉर्मेशन से जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसका यूज कर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, जिसका यूज हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नंबर को। और अदर इंफॉर्मेशन का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रही, इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है, तो ऑडिटर उसको भी कंसीडर करता है। उसके बाद ऑडिट एविडेंस हमारा कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट भी होना चाहिए एंड एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब सर क्वांटिटी की मात्रा पूरी हो, एंड एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी की ऑडिट एविडेंस की गुणवत्ता भी पूरी हो। सफिशिएंसी तीन चीजों पे डिपेंड करेगी, मटेरियलिटी, ऑडिटर्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, और एप्रोप्रिएटनेस जो क्वालिटी है वो डिपेंड करेगा आपका किस पे, रेलिवेंट कितना है ऑडिट एविडेंस एंड क्या वो रिलायबल है या नहीं है। तो रिलायबल का मतलब किस सोर्स से वो आपको मिल रहा है। तो जब आप देखेंगे, मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया, लेकिन जब हम लोग ऐसे 500 करेंगे तो आप देखेंगे आपका ऐसे 500 काफी मतलब 40-50% आपका यहां पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी के साथ ये आपका वीडियो खत्म होता है सिक्स्थ बेसिक कॉन्सेप्ट का जो था ऑडिट एविडेंस। एक दो जगह आई थिंक कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी जो मैं बोल रहा था, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। जब आप पूरा लास्ट में जो मैंने आपको रिवीजन करवाया कि ऑडिट एविडेंस का मतलब ये, तो आप देखेंगे ना, जब सुनेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ, आप वो वाला एग्जांपल जरूर माइंड में रखना। गाजर का हलवा जो हमने खरीदने गए थे कि यार वो 3 kg दे रहा है, इतने रुपए में दे रहा है, 2 kg दे रहा है, क्वालिटी अच्छी दे रहा है। तो सर क्वांटिटी, मेन क्रक्स क्या है इस वीडियो का, ये कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों हमें एक साथ चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकते, कम ज्यादा नहीं हो सकते। कि मतलब ऐसे नहीं बोल सकते क्वांटिटी बढ़ा दो क्वालिटी कम कर दो, क्वालिटी बढ़ा दो क्वांटिटी कम कर दो, ऐसे नहीं कर सकते। दोनों हमें इक्वल बैलेंस में चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ऑडिट एविडेंस हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट मिले हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं सर? क्या हम ऑडिट रिपोर्ट में सर ऐसा कहीं लिखते हैं क्या कि हमें ऑडिट एविडेंस पूरे मिले हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट? ये देखो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी ना, किसकी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो यहां पे आप देखना, मैं आपको अब दिखाता हूं ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में, ये ऑडिटर की रिपोर्ट है, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। और यहां देखो ओपिनियन पैराग्राफ यहां पे आ रहा है, ठीक है, बेसिस फॉर ओपिनियन, ये कहां जा रहा है आगे देखो, ये यहां पे आ गया, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद दिस, आगे देखो, यहां देखो, ये यहां से we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion, कि हम लोगों ने जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है।
ऑडिट रिपोर्ट में आप ये चीज लिखते हो, इसलिए आपको पहले पता तो हो कि सफिशिएंट मतलब क्या और एप्रोप्रिएट मतलब क्या, क्वांटिटी का मतलब क्या है और क्वालिटी का मतलब क्या है। तो ये आपको समझेगा तभी तो आप ऑडिट रिपोर्ट में जो आप पढ़ रहे हो लिखोगे, जो आप खुद ऑडिटर बनोगे तो आपको समझ में तो आना चाहिए ना पहले। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस में क्या है, आपको समझाया जा रहा है कि यार इन वर्ड्स का मतलब ये है, और ये वर्ड्स आपके ऑडिट रिपोर्ट में, आपके चैप्टर्स में, स्टैंडर्ड्स में यूज होने वाले हैं, आप आर्टिकलशिप में सबको यूज करने वाले हो। तो यहां आप अपना बेस बिल्ड कर लो, एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आएंगे, क्वेश्चंस में आपको केस स्टडीज में सब पूछता है वो कि सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, हो सकता है शॉर्ट नोट लिख दो, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि दोनों जरूरी हैं, एक दूसरे को कंपनसेट कर सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं आपके इस पे, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ये बेसिक क्लास है, आपके कॉन्सेप्ट जो बिल्ड हो रहे हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जो बिल्ड हो रहे हैं, उससे आप देखोगे पूरे ऑडिट में, एंटायर ऑडिट में, नॉट इवन ड्यूरिंग पढ़ रहे हो तब, जब आप रियल लाइफ में जब आप ऑडिट करेंगे तब भी आपको हेल्प होगी। तो प्लीज इन वीडियोस को आप पक्का देखना, कंसीडर करना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। और फीडबैक भी दे सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर वहां पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप, फेसबुक पेज भी दिया है। तो मतलब सारे टाइप के आपको अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, जो आप कर सकते हो यूज अपने बेनिफिट के लिए। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड समझते रहिए, बिकॉज जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड जय श्री राधे।